उसका नाम है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब दवाई का साइड इफेक्ट तो थोड़ा बहुत हर दवाई का जो भी लोगे, चाहे आयुर्वेदिक लेंगे तो भी होगा, होम्योपैथिक लेंगे तो भी होंगी, और यूनानी लेंगे तो भी उसका साइड इफेक्ट होगा। जिसका इफेक्ट होगा उसका थोड़ा साइड इफेक्ट जरूर होना है, उसमें अपने को ऐतराज भी नहीं है। और जिसका इफेक्ट नहीं है तो उसको दवाई को कौन खाएगा, ये भी एक प्रश्न है। अब आप ये सोचेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। ये मैं आपको बताता हूं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से मरने वाली मौतों की संख्या पूरी दुनिया में, दवाइयों से मरने वालों की संख्या तीसरे नंबर पे है। आप सोच के मुझे लगता है आपको आश्चर्य होगा कि हार्ट अटैक से इतने लोग नहीं मरते हैं, कैंसर से नहीं मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, सबसे डेथ होती है। सबसे नंबर जो तीसरा नंबर है, सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या, वो है दवाइयों के दुष्प्रभाव से, दुष्परिणाम से। साइड इफेक्ट को छोड़ दीजिए, मैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बोल रहा हूं। और यदि अपन दवाइयों को ध्यान ही रखेंगे कि भाई मुझे इससे बचने का है, तो मेरे ख्याल से उससे अपन बचा जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ बीमारियों पर अपन ने दवाइयों से जरूर विजय पाई है, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा कि कुछ जैसे सेप्टिसीमिया हो गया, सीवियर निमोनिया हो गया, तो अपने को कुछ टाइम के लिए दवाई जरूर खाना चाहिए। एक बीमारी जो आपने नाम सुना होगा डायबिटीज का, टाइप 1 डायबिटीज। बचपन में कुछ बच्चों को पैदा होते हैं, उनके साथ में क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। उनका पेनक्रियास जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, या तो उसके अंदर होते ही नहीं है, और या बाद में कोई चीज से उनका अपना ऑटो इम्यून सिस्टम से वो खराब हो जाती है। तो वो सेल्स की वजह से उनको डायबिटीज का मतलब उनको इंसुलिन बनता नहीं है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो बाहर से इंसुलिन देंगे तो वो जन्मजात जो बीमारी थी वो ठीक हो जाएगी। तो एक तो इंसुलिन का आविष्कार को समझ सकते हैं कि वो अपने को लाइफ सेविंग बना है। कुछ कैंसर ऐसे हुए हैं जैसे लिम्फोमा वगैरह, उनकी केमोथेरेपेटिक एजेंट जो है उन्होंने भी काफी फायदा हमको किया है। तो ये भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि कुछ दवाइयां चमत्कार रूप से सही नहीं रही है, पर दवाइयां एक तरीके का रास्ता है अपने पास में। क्या इसके इतर भी अपने पास में कोई इलाज है क्या? खाली दवाइयों पे अपन को उस पर रहना पड़ेगा, या हेल्थ जो है वो उसी के ऊपर मेंटेन होगी अपनी? और मैं आपको एक और आज बात जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे एमबीबीएस करें, एमडी करें, एमएस करें, डीएम करें, एमसीएच करें, जो भी डिग्री लेंगे, हमको कभी भी हेल्थ नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको एक बहुत सच बात बताता हूं, तो आप डॉक्टर के पास ये एक्सपेक्ट करके ही मत जाना कि आप हेल्थ के बारे में वो आपको बात करेगा। बीमारी क्या हमको पढ़ाते हैं, बीमारी का हम इलाज करते हैं और बीमारी को डायग्नोस करते हैं। तो ये बात आप पहले सोच के जाना चाहिए। एक मेरा पहले से कैविएट बता देता हूं मैं आपको कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला बात ये सोच के जाना कि हेल्थ के बारे में वो कुछ बताने वाला नहीं है। और दूसरा, कितना भी छोटा में छोटा एलिमेंट होगा, पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद में इलाज का तरीका ढूंढेंगे और फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ दवाई हम आपको बता देंगे। तीसरा प्रॉब्लम एक और होता है कि कुछ पेशेंट जो है वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट, उनके दिमाग में एक ही घुसी हुई है कि डॉक्टर को कुछ दवाई तो लिखना चाहिए। और यदि वो डॉक्टर उसको बोलता है तेरे को कुछ बीमारी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा दिन ऐसे ही रहे, बट वो सोचेगा कि मेरे को तो ठग लिया डॉक्टर ने, कुछ दवाई लिखता नहीं, ऐसी बातें करता है, ये तो हम सब कर लेते हैं, हम खुद ही कर सकते थे, तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत थी हमको। ये भी एक अनदर प्रॉब्लम है। और जो 4-5 दवाइयां खा रहे हैं उनका तो भगवान मालिक है, क्योंकि आपस में दवाइयां क्या रिएक्शन कर रही है। क्या होता है कि जैसे मान लो आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इवन मेरे घर में भी समझो 2 जने हैं, एक ही बीमारी है उनको, एक ही डायग्नोसिस मैंने किया कि भाई टॉन्सिलाइटिस है, उसके लिए ये एंटीबायोटिक हमने ए आदमी को दी है, मतलब पहले आदमी को दी है एंटीबायोटिक, सेम टू सेम बीमारी है तो सेम टू सेम दवाई हमने उसको भी वही दी है। पर क्या होता है कि जो ए वाला आदमी है, पहले वाला आदमी है, उसको 5 दिन में ठीक हो जाता है, दूसरा वाला महीने में ठीक नहीं होता है। तो ये उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी। बायो इंडिविजुअलिटी एक बड़ी खतरनाक तकलीफ है मेडिसिन के साथ में। हम सोचते हैं कि ये हर एक दवाई हर एक को असर करेगी, क्योंकि मेडिकल साइंस में क्या करते हैं कि जो दवाइयां बनती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो भंवरजाल आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना डेंजरस मामला है। क्योंकि जो दवाइयां किस तरह से तो वो FDA उसको अप्रूव करता है, उसके बाद में किस तरह से उनकी जो गुणवत्ता है वो पहचानी जाती है, फिर सेफ्टी के बारे में क्या मानक होते हैं वो देखने वाला कौन है, कोई पता नहीं है। और एक एक दवाई को पूरा मार्केट में आने में 10-12 साल लग जाते हैं। जब नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसको आने में 12-13 साल लग जाते हैं।
और ह्यूमन जो ट्रायल्स होती है उसको में भी 3-4 साल और लग जाते हैं। और उसके बाद में जब उनकी सेफ्टी के बारे में जब बताया जाता है तो वो कब पता लगता है कि जब वो मार्केट में आ जाती है। यहाँ पे एक मैं हालांकि छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। एक दवाई निकली थी 1958 के अंदर, एक कंपनी ने बनाई थी, लैम्बार्ट ने, जो विक्स वेपर वगैरह बनाती है ना, वो कंपनी ने एक दवाई बनाई थी, उसका नाम था थैलिडोमाइड। वो थैलिडोमाइड बनाई थी उन्होंने मिर्गी के रोग के लिए। कन्वर्सेंस आते हैं ना बच्चे लोग को या बूढ़े को, किसको भी, तो वो कन्वर्सन के लिए दवाई बनी थी। अच्छा, वो दवाई जो थी जब उन्होंने चालू की, उनको मतलब मार्केट में जब उतर गई तो पता लगा कि वो वार्निंग सिकनेस में बहुत काम आती थी। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है लेडीज में, उनमें वो दवाई बहुत असरकारक थी। तो सडनली क्या हुआ कि मार्केट में वो दवाई उसके लिए काम में ली गई। बनाई किसके लिए थी? मिर्गी के लिए। और जब वो मालूम पड़ा उनको कि ये इसके अंदर ज्यादा कामकाजी है, तो वो उस दवाई में कम से कम 40 से 50 लाख गोलियां बिक गई उसकी। और अगले साल जब पता लगा कि जो बच्चे उस दवाई खाने के बाद पैदा हुए, जिन लेडीज ने वो दवाई खाई, उन बच्चे जो पैदा हुए उनके अंदर किसी के अंदर इतनी डिफॉर्मिटीज थी, किसी को में हार्ट नहीं था, किसी में लंग नहीं था, किसी के हाथ पैर टेढ़े थे, किसी की उंगलियां नहीं थी। और जब पता लगा कि ये सब इस थैलिडोमाइड का कारनामा है, तो वो दवाई फिर उसी टाइम मार्केट से उसको वापस बुलाई गई। पर उस दौरान उस कंपनी को बहुत घाटा हुआ और सारे केस भी चले, पर अल्टीमेटली जिनके बच्चे ऐसे हुए उनका क्या हुआ आप सोचिए एक बार। और उसको हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टाइटैनिक ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा गया है। टाइटैनिक बड़ा जहाज था ना, आपने नाम सुना है, वो कितना फेमस था। और ऐसा था कि उससे जैसा तो कोई जहाज है ही नहीं। और यही उन्होंने सोचा ये दवाई बहुत अच्छी है, और अल्टीमेटली वो दवाई ने कितने जनों को नुकसान किया, कितने जनों ने दवाई खा भी ली थी वो। और आप सोचिए वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। दवाई आपने खा ली एक बार, आपको क्या रिएक्शन होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, ये दवाई की कंपनी का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई देखो, हर एक के अंदर थोड़ी बहुत तो रिस्क है, बेनिफिट है तो थोड़ा रिस्क भी है, पर रिस्क कितना है ये बताने वाले कोई नहीं है। तो पहले आप ये दवाई खाने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए। अब अपन पास में इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? क्या खाली दवाइयों से ठीक होना अपने को, या उसके अलावा भी कोई रास्ता है? तो मैं आपको बता दूं, आज सब रास्तों के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आप जो है, जो दवाई आप लेते हैं, मैं अभी पहले से एक डिस्क्लेमर कर देता हूं कि आप में से जो भी लोग दवाई खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इमीडिएटली बंद कर दीजिए उसको। मान लो कोई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है, काफी टाइम से खा रहा है, डायबिटीज की खा रहा है, और भी कुछ आर्थराइटिस की खा रहा है, और कोई पेट की दवाई खा रहा है, कुछ भी दवाई खा रहा है, तो प्लीज सडनली उसको बंद मत कर देना। उसको धीरे धीरे टेपर करिए। यदि आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप उस दवाई को धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करिए, एकदम बंद नहीं करिए। और अपना जो भी डॉक्टर है, आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है, उससे प्लीज पूछिए कि मेरे को अभी सब तकलीफ कुछ भी नहीं है, मैं बंद कर सकता हूं क्या? तो जब बंद करिए, आपने तो बंद नहीं करिए। अब आपको क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका एटीट्यूड आपको बदली करना पड़ेगा। दिमाग के अंदर जो आपने एक डाला हुआ है इस तरह का कि भाई कोई भी तरीके का उसके अलावा रास्ता नहीं है, तो एटीट्यूड पहले अपने को बदली करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि फॉर एवरी इल देयर इज ए पिल। हर बीमारी की दवा एक गोली है, या मेडिसिन है, ये आप पहले निकालिए। और ये भी उतना ही सच है कि फॉर एवरी पिल देयर इज ए ग्रेटर इल। मतलब आप कोई भी गोली खाएंगे तो ज्यादा तकलीफ होने वाली है, मान के चलिए आप। तो पहले तो दवाइयों का दिमाग से आप ये जो हार्डवेयर आपने डाल रखा है कंप्यूटर में, जैसे अपन डालते हैं, हार्डवेयर को निकालिए, इसको कम से कम निकालिए दिमाग से कि बिना दवाई के मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है वो है ब्रीथिंग। अपन सांस लेना जानते नहीं है, और योग शास्त्र में प्राणायाम का महत्व आप सब लोग जानते हैं कि योग शास्त्र में प्राणायाम की कितनी महत्व है। दूसरी बात, एक मेरे ख्याल से बहुत जने आप लोगों में जानते नहीं होंगे कि सांस का क्या मतलब रहता है। सांस इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? हमारी मेडिकल साइंस में बताया गया है कि सांस को प्रोसेस करने के लिए अपने शरीर में एक ऑर्गन है, उसका नाम है लंग्स। बराबर है? तो लंग्स में जब हवा जाने का चाहिए, मतलब ऑक्सीजन जाने का चाहिए, तो वो कहां, किस रास्ते से जाएगा? नाक से जाएगा। मुंह से भी जाता थोड़ा बहुत, पर ज्यादा करके 70 to 80% नाक से सांस लेंगे तो लंग्स जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा। और आप नाक से सांस नहीं लेके मुंह से लेंगे
तो वो सांस कहाँ जाने वाली है? पेट में जाने वाली है। उसको हम बोलते हैं एरोफेजिया, मतलब आप सांस खा रहे हैं। सांस को खाना ही नहीं है अपने को, सांस को तो लेना है और उसको फेफड़े को भरना है सांस से, ना कि पेट को भरना है। जब पेट में सांस जाएगी तो क्या होने वाला है, आप खुद सोच सकते हैं कि पेट के अंदर जब खाना पचता है तो उसका फर्मेंटेशन जब फूड का होता है तो कुछ गैसेज बनती है, उसका नाम है मीथेन। तो मीथेन और ऑक्सीजन मिलेगी और अजीब टाइप का कॉम्प्लेक्स गैस से सब्सटेंस बनेगा और आपको पेट के अंदर हमेशा आप कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मेरे को बेल्चिंग होता है, मेरे को गैस हो गया, मेरे को फलाना हो गया। तो ये सारे के सारे गैस्ट्रिक सिम्टम किससे हो रहा है? हम सांस लेना नहीं जानते। तो उसका क्या कर सकते हैं अपन कि जब रात को आप सोएं तो कॉन्शियसली 5-10 मिनट के लिए रोज प्रैक्टिस करें, मुंह बंद रखें और नाक से सांस लें। हर दिन 10 मिनट आप ये सोच के रखें और जब कभी भी आपको मौका पड़े, आपको मान लो घूमने को भी जाते हैं तो ऐसा करिए कि नाक से सांस लें। और मान लो नहीं ले सकें कि घड़ी घड़ी मुंह खोलना पड़े आपको, तो आप क्या करें, मुंह में पानी भर लीजिए चलने के टाइम में। जब पानी भरेंगे तो थोड़ा देर में क्या होगा, काफी देर चलेंगे तो सलाइवा के थोड़ा पानी ज्यादा हो जाएगा, तो बाद में घटक लेना, फिर वापस पी लेना और फिर चलना। और आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप नाक से सांस लेंगे एंड उससे आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी का संचार होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो ब्रीथिंग सबसे पहले, और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जितनी भी ध्यान क्रियाएं हैं, चाहे वो विपश्यना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, वो किससे रिलेटेड है? सांस से रिलेटेड है। तो सांस के साथ हम जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर ले रहे हैं और वो आप अपने को स्वस्थ करने वाला है। पर वो जाना फेफड़े में चाहिए, नॉट इन योर, मतलब पेट में नहीं जाना है, फेफड़े में जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात अपन करेंगे फूड, भोजन। अभी भी अजय नहीं बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि भोजन अच्छा होना चाहिए। अभी स्वामी जी ने बताया कि भोजन जो है वो सबसे ज्यादा खराब हो रहा है आजकल। तो भोजन के बारे में हम सही माने में नहीं जानते कि भोजन कैसा होना चाहिए। और आज से 2500 साल पहले इवन हमारा एलोपैथी की जिन्होंने एलोपैथी मेडिसिन को हमारे को बताया, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो उनके जनक थे हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने कहा था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन। खाने को, भोजन जो है वो, आहार जो है वही औषधि है आपका। तो अब आहार के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ, जहाँ पे आप नेचुरोपैथी सेंटर में बैठे हैं, यहाँ पे ये जो भी डॉक्टर साहब हैं, सारे लोग आहार के बारे में सब लोग ज्यादा चीजें बताते हैं। एलोपैथी साइंस में हमारे आहार का लेना देना नहीं है, हमको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाते हैं। आपको एक मैं और राज बताता हूँ कि हमारा एक बड़ा काला सच है कि हमको कभी भी न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाते हैं कि बीमारी कैसे होती है, क्या कमी से बीमारी होती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो हमको डेफिशिएंसी बताते हैं और डिसीज बताते हैं, नेवर हेल्थ। हेल्थ से कोई लेना देना नहीं कि खाने से अपन स्वस्थ हो सकते हैं क्या, इसके बारे में कभी पढ़ाते नहीं। काफी सालों पहले मैंने भी न्यूट्रिशन के बारे में, जब मुझे पता लगा कि दवाई देने से, ये करने से, वो करने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमने इसके बारे में काफी मैंने पढ़ाई भी की और फॉर्चुनेटली मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूं। हालांकि उतना तो परफेक्ट कोई आदमी कभी होता नहीं है, बट फिर भी मुझे ध्यान है कि काफी चीजें मुझे इसके बारे में पता है, मुझे जानकारी है। भोजन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भोजन कैसे करना है अपने को, कि रियल फूड खाना है आपको। अब क्या रियल क्या होता है और फॉल्स क्या होता है? रियल फूड जो है, जो भगवान ने दिया है, वो आहार, जिसको हम आहार बोलते हैं, और फूड उसको बोलते हैं अपन। और उसके बाद में एक होता है भोजन। भोजन है जो अपन ने बनाया है। आहार तो भगवान ने दिया, सब दान दिया है, फल दिया है, फ्रूट दिया है, सब्जियां दिया है, सब कुछ दिया है। उसको अपन ने किस तरह से अपन प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करते हैं भोजन में, डाइट में। तो डाइट खराब हो सकती है, आहार कभी भी खराब नहीं होगा। तो पहले आप रियल फूड खाइए, जो प्रोसेस नहीं हो, अल्ट्रा प्रोसेस नहीं हो, खुद घर पे बनाया हुआ हो, सात्विक रूप से बनाया हो गया हो, अच्छे मन से बनाया हो, वो खाना आप खाइए, पहली बात। उसके बाद में और तो कुछ है नहीं, सारे के सारे उसके अंदर पोषक पदार्थ होने ही चाहिए। अपने को 50 पोषक पदार्थ चाहिए। अब आप गिनेंगे तो एक जस्ट लाइन में आपको बता देता हूँ। 13 चाहिए विटामिन, 17 चाहिए मिनरल्स, आप 9 अमीनो एसिड चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, और कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये सारी चीजें अपन को चाहिए, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगी। और अपने जो 5 सेंसेस हैं भगवान ने जो दिए हैं, नाक से खुशबू आना चाहिए बराबर, उसके बाद में जीभ में बराबर टेस्ट होना चाहिए, आंख से उसकी जो है कलर दिखना चाहिए खाना का कैसा है, कान से शांति से खाना खाना है आपको, और माइंडफुली आपको खाना खाना है। सेकंड पार्ट,
थर्ड पार्ट ये है, शाम का जो खाना है अपना नॉर्मली इवनिंग मील जो है वो 3 घंटे पहले सोने के पहले खाना है आपको। तो और दूसरा क्या, आपने शरीर में एक घड़ी लगाई है भगवान ने, उसको हम बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो जो भी शाम का खाना आप खाएं तो सर्केडियन क्लॉक का हिसाब से आप खाने को खाइए शाम को 6:30, 7, 7:30, क्योंकि खाने को पचन होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब खाना 10 बजे खाएंगे, 9 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, तो क्या होगा, वो रात को 3 बजे उसको डाइजेशन होगा। और जब 3 बजे रात को पेट जो जागेगा, लिवर जागेगा, हार्ट जागेगा, ब्रेन जागेगा, तो कैसा लगेगा आपको? आप सुबह जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे किस तरह से मेरी हालत हो रही है, फिर तो सुबह उठूंगा तो मैं कभी भी एनर्जेटिक नहीं रहूंगा, क्योंकि वो खाना गलत टाइम पे गया। दूसरा क्या है, उसके साथ में साइंस क्या है कि डाइजेस्टिव जूस जो होता है, भोजन पीछे जो अपना बनता है, पेट से बनता है, और दूसरा बात यह है कि वो बाजार में मिलता भी नहीं है। 2 करोड़ रुपए देंगे तो भी वो जूस नहीं मिलेगा, 1 ml भी नहीं मिलने वाला है। वो शरीर बनाता है, शरीर जो जूस बनाता है वही खाने को डाइजेस्ट करने में सक्षम है, और उस खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उनको बराबर सोखने के लिए भी मदद करेगा। तो जी एसिड बनने की जो प्रोसेस है, मतलब डाइजेस्टिव जूस बनने का जो प्रोसेस है, ये सुबह 6 बजे जब सूरज चालू होता है उस समय आता है, और जब सूरज अस्त हो जाता है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको खाना, शाम का खाना बहुत ध्यान रखना है कि कैसे भी हो जाए, मुझे खाने को शाम को 3 घंटे पहले सोने के पहले खत्म कर देने का है। तो ये तो प्रिंसिपल 3-4 हो गए मेन खाने के बारे में। और अब मैं आपको एक छोटा सा बात, और ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक क्लासिफिकेशन किया बीमारियों का। अपन दवाई क्यों, कौन कौन दवाई खाता है और किस में नहीं खानी चाहिए और बिना उसके बच सकते हैं अपन। आप इस क्लासिफिकेशन को देखिए, आप एकदम जान जाएंगे कि सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, सिर्फ एक इमरजेंसी मेडिसिन है, उसमें अपन को दवाई चाहिए। इमरजेंसी कौन सी होती है, आपातकालीन कौन सी चीजें हैं, एक्सीडेंट हो गया, सडनली कोई ब्रेन स्ट्रोक आ गया, सडनली आपका हार्ट अटैक आ गया, सडनली और कुछ हो गया, कोई भी सडन काम एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपको दवाई की या हॉस्पिटल की जरूरत है। बाकी सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि 40% लोगों को माइनर इलनेस होती है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, नाक दुख गया, कान से दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, खराश हो गई, हाथ पैर दुख गए, ज्यादा कुछ कसरत की तो उससे भी हाथ पैर दुखने लगे, जॉइंट में पेन हो गया, लूज मोशन हो गया, खाना पीना बराबर नहीं खाया। तो ये सारे के सारे 100 में से 40 आदमी जो आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, उसमें दवाई की ज्यादा करके जरूरत नहीं है। एक ग्रुप ऐसा है कि डॉक्टर सोचता है कि तुम बीमार हो, वो जैसे ही आपके पास आता है, बोला तुम्हारी उम्र कितनी है, कि मैं अभी 40 साल का हो गया हूँ, कि 45 साल का, 50 साल का हो गया, कि चलो ऐसा करते हैं कि 50 साल का होता है ना तो अपन थोड़ा चेकअप कर लेते हैं तेरा। तो चेकअप करवाने में क्या करेंगे, उसके 10, 20, 25, 30 ब्लड टेस्ट करेंगे, पेशाब की जांच करो, इसकी जांच करो, एक्सरे करो, फलाना करो। तो जैसे ही आप चेकअप में गए, उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर रेफरेंस रेंज से प्लस माइनस होगा। जैसे ही रेफरेंस रेंज में हुआ, वो लाल निशान लगा के बोला यहाँ तुम्हारे को प्रॉब्लम आ जाओ तुम मैदान में, तो वो दवाई चालू हो गई उससे। एक ऐसा होता है कि डॉक्टर तो जैसे ही वो पेशेंट आता है, वो कह रहा है मैं क्यों, मैं हर साल मेरे कंपनी में चेकअप होता है, तो मैंने ये ईयरली चेकअप करवाया, तो इसमें देखो ये आयरन थोड़ा कम था, B12 थोड़ा कम था, विटामिन डी उल्टा सुल्टा था, ये फलाना था, तो अभी मैं क्या करूं। तो मैं सोचता हूं कि बीमार तो तू नहीं है, कुछ मत कर, खाना पीना ध्यान रख, ठीक हो जाएगा। पर वो कहता है कि नहीं मैं बीमार हूं, तू दवाई लिखो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में कि कुछ क्रॉनिक बीमारियां, अपन क्या करते हैं, अपना जो जीवन शैली है उसको खराब कर लेते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है कि वो कुछ बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक है वो 10-15% आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर का ध्यान रखा नहीं। आज कुछ जो यहाँ पे लाभार्थी आए थे वो बता रहे थे कि हम जो है यहाँ पे आके हर साल इसको बॉडी को ओवरऑलिंग करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये अच्छा, एक तरह से बहुत ही अच्छा सुझाव है। हर साल नेचुरोपैथी में आके सब दवाइयों से एक बार छुटकारा मिलके फिर अपन को उपजाएंगे, तो मतलब अपना एक बार डिटॉक्सिफिकेशन अपना हो जाएगा। दैट इज वन आइडिया। फिर एक दूसरा ग्रुप है जिसको मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, वो है ड्रग इंड्यूस्ड और हाइड्रोजेनिक। हाइड्रोजेनिक का मतलब होता है जो डॉक्टर ने क्रिएट किए, ठीक है ना। अब दवाई को जो से तकलीफें जो हुई अपने शरीर में वो काफी मात्रा में होती है। अब देखिए दवाई देने वाला कौन कौन है, एक आदमी तो है, वो है डॉक्टर, पहला बात। दूसरा कौन है, घर का कोई जान पहचान वाला, कि तेरा क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि चलो ये दवाई खा ले, कोई पहचान वाला है।
कोई और रिश्तेदार है, वो दवाई दे देगा आपको, वो डॉक्टर बन जाता है। तीसरा कहां से दवाई खाते हैं अपन? तीसरा होता है जो सुपर डॉक्टर है, जिसको मैं सुपर डॉक्टर बोलता हूं, क्योंकि पढ़ा लिखा वो कुछ भी नहीं है, खाली वो केमिस्ट है जो दवाई डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो कहता है डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं ना यहाँ, दवाई तो उसको थोड़ी पता, मेरे को सब पता है, क्यों मैं दवाई रखता हूं। वो दवाई आपको देगा। और सबसे ज्यादा यदि नुकसान कोई करने वाला है आज, मैं जब देखता हूं आजकल, तो सबसे ज्यादा यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो है केमिस्ट। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है, अपने यहाँ कोई उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपन उसको केमिस्ट को बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी दवाई दे देता, वो डॉक्टर का पूछता भी नहीं है, और नहीं होता तो वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक लास्ट बात और है, वो है स्पूरियस ड्रग्स। मतलब दवाइयों का भी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात के अंदर, इधर उधर वापी, दमन, दीव में, उधर उधर और कुछ जो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मतलब ऐसे कारखाने हैं जो दवाइयां बनाते हैं जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, और वो कुछ दूसरी चीज में मिला देते हैं। मैं एक दवाई को आपको स्पेशली बताता हूँ। पेन किलर एक दवाई अभी मार्केट में, मैं काफी साल से यहाँ जोधपुर में देख रहा हूँ कि जिसके अंदर जो दवाई नहीं होनी चाहिए थी, नाम तो उसका डाइक्लोविन है, मतलब उसके अंदर पेन किलर है एक दवाई, उसका नाम डाइक्लोफिनेक है, पर उसके अंदर आपको कम से कम मतलब 10 to 20%, कोई देखने वाला है ही नहीं, उसको चेक करता ही नहीं है। हमने उसको बंबई भेज के चेक करवाया कि उसके अंदर क्या चीज है, तो पता लगा उसके अंदर ट्रामाडोल नाम की दवाई थी, मतलब उसके अंदर ओपियम था, अमल की दवाई थी। अमल दवाई से पेन तो ठीक हो जाएगा, पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा? एडिक्शन हो जाएगा, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, और जैसे ही आप उसको विड्रॉ करेंगे आपको फिर जाके खाना पड़ेगी। तो जो चीज एडिक्टिव है, जिस दवाई से आपको एडिक्शन हो रहा है, तो मान के चलिए कि उसमें कुछ से कुछ खतरनाक चीज है जो एडिक्टिव है। तो ये अपन को पता भी नहीं है। आप तो एक बार जाके केमिस्ट से बोलेंगे ये दवाई मेरे को यही चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये उसको पता नहीं है। वो पता नहीं कि उसके अंदर कितनी खतरनाक दवाई उसके अंदर मिली हुई है। अब आप ये सब सुनने के बाद आप पता लगा लीजिए कि अपन को दवाई खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। एक कंडीशन है ऐसी, जो 5-10% लोग हैं, लाखों में से 5-10% ऐसे होंगे, जब एक्सीडेंट हो गया तो दवाई के लिए अपने को जाना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है दवाई की कतई जरूरत ही नहीं है, हेल्थ के लिए दवाई नहीं चाहिए अपने को। अब 10 मिनट में मैं कुछ 5 दवाइयों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा मिसप्रेस्क्राइब्ड है, ओवर प्रेस्क्राइब्ड है, और ओवर यूज्ड है, और मिस यूज्ड है। ये 5 दवाइयां मैं आपको सामने, हालांकि बहुत सारी दवाइयां ऐसी है, बट ये 5 मैं इसलिए लाया हूं कि आज जब मैं मेरी क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो वहां मैं पाता हूं कि मेरे पास यदि मैं हर महीने के 100 पेशेंट देखता हूं या 200 देखता हूं, तो उसमें से 50 to 80%, 50 to 60% लोग जो हैं ये दवाइयां खाते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग जो हैं और भी दूसरी दवाइयां भी खाते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से आपको ये दवाइयां सेलेक्ट की है। सबसे पहली है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप सब लोग जानते हैं, सब नाम सुने हैं आपने। हर छोटी छोटी बीमारी के लिए अपन एंटीबायोटिक्स खाते हैं, चाहे वो एमोक्सिसिलिन हो, सब लोग जानते हैं वो दवाइयां। मुझे मालूम नहीं, उतनी उन पेशेंट्स को मालूम है हमारे कि कौन सी दवाई मैंने खाई है। सिफाट्रॉक्सिल जानते हैं, सिफाट्योर जानते हैं, सेप्टम जानते हैं, एजिथ्रोमाइसिन जानते हैं, सब दवाइयां वो खुद खा के आते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जानते हैं, लिवोमाइसिन जानते हैं, लॉक्सीफ्लेक्सिन, मतलब ऐसी कोई सिर्फ दवाई नहीं है कि वो जानते नहीं है। और सबसे ज्यादा ये दवाइयां बिकती है, सबसे ज्यादा ये दवाएं यूज में की जाती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? छोटी सी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको कि एक तो बार बार दवाई हर छोटे मोटे चीज के लिए, थोड़ा गला दुख गया, थोड़ी आंख दुख गई, थोड़ा कान दुख गया, थोड़ा बुखार आ गया, तो अपन ने उसके बारे में सोचते नहीं है कि अपन इसके और क्या मेजर्स से अपन इसको ठीक कर सकते हैं। सीधा क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक की गोली जाके केमिस्ट को बोलते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, एक गोली दे दो। तो गोली खाते ही सबसे पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, या वह कोई दूसरा छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन था, या कोई वायरल इन्फेक्शन था, तो वो उससे ठीक तो होने वाला नहीं है। क्योंकि एक वो कोर्स कितना लेंगे तो गोली खाएंगे, वो ठीक अपना आप ही होने वाली थी, पर वो उन्होंने गोली खा ली, तो क्रेडिट किसको दिया? वो गोली को। गोली से कुछ नहीं हुआ, गोली से क्या हुआ? उसको साइड इफेक्ट हुआ, और वो साइड इफेक्ट जो है किस में परिवर्तित होता है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। और आज मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, अपने यहाँ तो पता भी नहीं लगता है कि सुपरबग नाम की कोई चीज भी है यहाँ पे। अमेरिका वगैरह में जब पता लगा उनको कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो अभी किसी भी दवाई से नहीं मरते हैं,
क्यों नहीं बढ़ते हैं? बिकॉज थोड़ी खा के उनको रेजिस्टेंट बना दिया है। अभी वो उनको दवाई का कुछ असर ही नहीं होता है। वो दवाई वो खुद खा जाते हैं और तगड़े हो जाते हैं और अपने को बीमार ज्यादा करते हैं। और ये सुपर बग नाम के जो कीटाणु हैं वो क्या करते हैं कि किसी दवाई से मरते ही नहीं है। उसके बाद में उनको क्या किया जाएगा? क्यों नहीं मर रहे थे? बिकॉज उनको मारने के लिए जो अपने को सपोर्ट चाहिए था वो अपने पेट में जो कीटाणु है वो उसको सपोर्ट करते हैं। अब आपने शायद उसका नाम सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं है। वो उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा। अपना शरीर जो है 10% अपने कोशिकाएं हैं, 90% माइक्रोबायोटा है। तो वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर बैक्टीरिया। अपन बैक्टीरिया है, 90% वही है अपने शरीर में। वो अपने इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो अपने को डाइजेशन करते हैं, वो अपने को स्वस्थ रखते हैं, वो सब चीजें वही करते हैं। और अपन बहुत राजी हो रहे हैं कि हम बहुत भारी गुजरात साहब हैं, अपना हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो माइक्रोबायोटा है वो एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक का कोर्स आपने लिया, 90% माइक्रोबायोटा खत्म। और माइक्रोबायोटा जाते क्या होगा कि आपका इम्यून सेक्शन जो है, आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा। और आप सोचेंगे मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई दवाई खाऊं। दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। आप वो नहीं खाते तो इम्यून सिस्टम आपका वैसे भी अच्छा था। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? एंटीबायोटिक से बचना पड़ेगा। और टॉक्सिसिटी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि सारा कुछ हो ही रहा है। एंटीबायोटिक से जिस ऑर्गन को बचाने के लिए अपन दवाई खा रहे हैं, ये एक बड़ा भारी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, एक बड़ी उल्टी सिचुएशन है कि अपन खा रहे हैं कभी किडनी की इंफेक्शन नहीं हो। किडनी इंफेक्शन के लिए दवाई खाते हैं, एमिकासिन नाम की दवाई होती है, और भी दूसरी एंटीबायोटिक्स है, सिफ्रान वगैरह आती है, सेप्टम आती है, दूसरी दवाइयां आती हैं। वो सबसे पहले उनका काम होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी को फेल कर देते हैं। मेरे घर के अंदर केस हुआ है, मेरी सिस्टर थी छोटी, उसको फीवर आया, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ। जयपुर के अंदर डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने उनको इनएडवर्टेंटली इंजेक्शन लगाया एमिकासिन के। दूसरा इंजेक्शन तो वो ठीक थी, तीसरे इंजेक्शन में उसको बुखार तो खैर उतर गया, पर उसके यूरिन में प्रॉब्लम चालू हो गई। उसका यूरिन थोड़ा कम हो गया, एकदम सडनली उसको कुछ गड़बड़ लगने लगा। तो वो इमीडिएटली मेरे पास आई, मैंने कहा टेस्ट करा के बता। तो जैसे उसका क्रिएटिनिन हमने टेस्ट किया तो सीधा 17 आया। आप सोचिए क्रिएटिनिन 4 में किडनी फेल हो जाती है, उसको 17 क्रिएटिनिन चढ़ गया तीसरे इंजेक्शन में। वो दवाई किसके लिए दी थी? ठीक करने के लिए। बाद में बहुत मुश्किल से हमने उसको रिक्रूट किया और बड़ा मुश्किल से बम्बई में हम, फॉर्चुनेटली आई वाज इन मुंबई, तो मैं उसको मैनेज वहां करवा सका। नहीं तो शायद जोधपुर में होता, जयपुर में होता, शायद बस्ती भी नहीं हो। तो जो दवाई अपन जिस बीमारी के लिए दिया है वो उस ऑर्गन को ही खराब कर देती है। ये एक और खतरनाक किस्सा है। एक दूसरे ये दवाइयों के बारे में अभी अजय ने बोला मुझे, और अभी 4-5 दिन पहले मैं यहाँ के प्रांगण में बैठा था, तो यहाँ के काफी जन से मैं ऐसे ही चिट चैट कर रहा था, बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला था कि एक दवाई के बारे में सब बता रहे थे, वो हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी, उसको बोलते हैं गर्ड, उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया, अपचन, डकार आना, खट्टी डकार होना, पेट में मरोड़ आना और कुछ आना। ये सारी की सारी जो सिम्टम्स एक ही तरीके के हैं। ये तरीके का पहले तो मैंने आपको बता दिया, हमको सांस लेना नहीं आता है, पहला कारण वो है। फिर उसके बाद में खाने का टाइम गलत है, उसके बाद में रात को सोते नहीं है, उसके बाद में बार बार खाते हैं। तो सारा का सारा मामला मसाला कहाँ पे टिका हुआ है? अपने लाइफ स्टाइल पे। और अपन ब्लेम किसको कर रहे हैं? पेट को। पेट को भी हम जो सारा की सारी जो अटैक जो हमारा हो रहा है वो पेट के ऊपर हो रहा है। वो बेचारा उसके अंदर उसके ऊपर घातक परिणाम कर रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं हम। उसका कोई रोल ही नहीं है बेचारे का, वो तो उसका दोष है ही नहीं। अपन किसको दोष दे रहे हैं? आमाशय को। हमारा सारा जो अटैक है वो आमाशय के ऊपर है। पनिश किसको कर रहे हैं? आमाशय को, जबकि उसका बेचारे का रोल ही नहीं है। ये दवाई कौन सी है सबसे ज्यादा आप सब जानते हैं? मेरे ख्याल से आप में से काफी जने बैठे हैं रोज खाते होंगे। उनका नाम है पीपीआई, बोलते हैं उनको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। दे आर वेरी पोटेंट। ये मैं आपको बता देता हूं कि बहुत भारी दवाइयां हैं ये। जैसे ही पेट में जाती है एसिड का प्रोडक्शन 0 कर देती है। जब अपने शरीर में एसिड ही नहीं बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं होगा, तो आप सोचिए कि अपना खाना कैसे पचन होगा, अपना शरीर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हमारे शरीर में दूसरे इंफेक्शन किस तरह से बढ़ जाएंगे, निमोनिया कितना जल्दी हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएंगी, कितनी बीमारियां हो जाएंगी। जो खाना पचेगा ही नहीं, एसिड के बिना विटामिन B12 नहीं बनेगा, कैल्शियम नहीं बनेगा, मैग्नीशियम नहीं बनेगा। आप सोचिए कि एक छोटी सी गोली खाने से अपने को कितना नुकसान होने वाला है। उसमें से अब बहुत जने पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ अभी क्या दवाई ले रहा है? पहला प्रश्न मेरा यही होता है कि कोई दवाई खा रहा है क्या? कि हाँ साहब, मैं सुबह उठते से क्या करता हूँ, एक पैन डी ले लेता हूँ। मैंने कहा ये क्यों ले रहा है? कि मेरे को गैस की बीमारी है तो वो तो मुझे खानी पड़ती है।
समझ गया? पेन डी इस तरह की गोली हो गई जैसे कोई चॉकलेट की गोली खा रहा है। उसके बाद बोलता हूं और क्या कि मैं कब से खा रहा है कि हो गया होगा मुझे 2-3 साल। अब आप मेरा माथा चकरा जाता है कि जो दवाई एक हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं खा सकते हैं अपन, उसको 2 साल से जो आदमी खा रहा है उसके शरीर के अंदर क्या हुआ होगा आप सोचिए। ना कभी उसके मैग्नीशियम होगा शरीर में, और मैग्नीशियम क्या करता है कि कम से कम 300 से 400 केमिकल रिएक्शन अपने शरीर में करता है। अपने को एनर्जी वही बनाता है, अपने मसल्स की पावर वो देता है, अपने शरीर में कितने सारे फंक्शन। अच्छा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल वो करता है। ब्लड प्रेशर हो गया तो बोलता है ये तो उम्र हो गया तो ब्लड प्रेशर तो हो गया, बट उसने मैग्नीशियम का पता नहीं लगाया, ना पूछा उसको। ये बड़ी खतरनाक बात है। तो पूछते कितने दिन से खा रहा है कि 2 साल हो गया है। कि क्या है कि मैं सुबह उठते ही मेरे पहले गोली खा ही लेता हूं। अब क्या होगा उस गोली से? ये तो हो ही गया, गोली का साइड इफेक्ट क्या होगा? अच्छा, एक गोली हो गया तो पेन डी, दूसरी है ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। ये सारी दवाइयां जो है एक दूसरे से बड़ी भाई हैं सबके। इनको दवाइयों को अपने को क्या करना है कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना है, रिजर्व करना है कुछ बीमारियों के लिए। हालांकि ये दवाइयां बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं, पर अपन को इनको खाली रिजर्व करना है कुछ बीमारियों के लिए। जैसे अल्सर हो गया, पेट में ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए दवाई थोड़ा टाइम के लिए यूज कर, मैक्सिमम 2 या 3 महीने, ज्यादा में ज्यादा। उसके ऊपर कोई भी दवाई अपना खाई, चाहे वो पीपीआई हो, चाहे वो रेंटेक हो, चाहे तो वो सिमेटिडीन हो, फेमोटिडीन हो, एनी ड्रग जो कि एसिड कम करती है, एसिड ब्लॉक करती है, उसको नहीं खाना है। पहला आप ये लेसन यहां से लेके जाएंगे कि गैस की गोली नहीं खाएंगे। आप पूछेंगे गैस होगा तो करें क्या? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं उसका। पहले तो सोचिए कि मैं किसी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। अपन खाना जो खराब खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, उल्टे टाइम पे खा रहे हैं, बिल्कुल मतलब आमाशय के ऊपर दुनिया भर की अपन अटैक कर रहे हैं, उसको अपन रोकने वाले नहीं है। पर उसको जो थोड़ा सा अपने को जलन छाती में हो रहा है उससे अपन परेशान है। पूरा शरीर कितना परेशान होने वाला है वो अपन को मालूम नहीं है। ये आप सोचिए। मैं आज आपको यही बताना आया हूं कि प्लीज जब भी आप बीटा ब्लॉकर खावें, पीपीआई खावें, मतलब ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, जो भी आप खाएं, तो एक बार ये बात जरूर याद रखना कि इसको जैसे ही मैंने खाया मेरे शरीर में एसिड का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। और जैसे ही एसिड प्रोडक्शन 0 हुआ, स्टमक मेरा जो है उसमें 0 एसिड मतलब बिल्कुल स्टेराइल हो जाएगा। धीरे धीरे उसके अंदर कैंसर भी बन सकता है। ये मैं आपको और बता देता हूँ। निमोनिया आपको जल्दी हो सकता है, आपका मैग्नीशियम बनेगा नहीं, B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आजकल हर एक को, अच्छा B12 की डेफिशिएंसी क्या होना है? सबसे पहला जो बीमारी आपको होता है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। पता नहीं लगता है वो, जो आपको उदासीनता है, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, वो क्या है? वो डिप्रेशन है। और B12 की कमी हर एक आदमी को आप अभी नापेंगे तो सबके भी होना चाहिए। 600-700 मिली माइक्रोग्राम अपने शरीर में मिलता कितना है? कभी 100, किसी 50, कभी 250, कभी 200। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है उसका। और एक मैंने और बताया अभी आपको, जो ये बताया माइक्रोबायोटा, जो कीटाणु है पेट के जो अपने को स्वस्थ रखते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनका मतलब उनकी जो कॉलोनी है वो सब खत्म हो जाएगी। दल भी उनकी वैरायटी होना चाहिए, मतलब भांति भांति के फूल होना चाहिए गार्डन में, पर वो जो कीटाणु है वो एक तरह के रह जाएंगे। और यदि मान लो उसमें खतरनाक कीटाणु रह गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया सुपर बग रह गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या हालत होने वाली है। तो डिसबायोसिस और एक और जो शायद आप लोगों में से काफी जने नहीं जानते होंगे, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग कैसे फिर वहां कैसे जिम्मेदार हैं? जैसे अपने लॉन्ग टाइम तक अपन खाते रहेंगे बीटा ब्लॉकर्स, जैसे ये सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, तो उससे क्या होगा कि शरीर के अंदर जो है फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा। और बाद में जो भी आपको होगा 10-15-20 दिन के बाद में जो एसिडिटी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट मोनेलियासिस। जो फंगस है वो आपको प्रॉब्लम कर रही है, नॉट दैट एसिडिटी आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है फंगल इज द कॉज। तो फंगस जो हो रही है वो हो जाएगी बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ दिस पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल। ये है तो आप आज यहाँ से एक लेसन प्लीज लेके जाना कि छोटा मोटा एसिडिटी हो गए, कुछ भी हो जाए तो उसको अवॉइड करना। कोई डॉक्टर आपको लिख भी देता है और बोल भी देता है कि नहीं तो खाना ही पड़ेगा तेरे को, तो बोल देना कि मुझे कतई नहीं खानी है, आप इसका मुझे रीजन बताइए कि हमेशा क्यों खानी है। कोई भी दवाई आपातकालीन है, जैसे मैं अभी और कह रहा हूं, फिर मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि हर दवाई आपातकालीन है। सर्वकालीन सिर्फ खाना है, फूड है, फूड है, फूड है।
अब फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर तीसरी बात बोल रहा हूँ कि दवाइयां जो है आपातकालीन है, फूड इज ओनली थिंग, शरीर जानता है उसको, बाकी शरीर उसको जानता ही नहीं है। एक सब्जेक्ट और है, उसको हम बोलते हैं पेन किलर्स। थोड़ा भी सिर दुख गया, कान दुख गया, आंख दुख गया, हाथ दुख गया, पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया, हम सहन करने को तैयार ही नहीं है, हम सीधा गोली खाएंगे, चाहे पैरासिटामोल हो, चाहे वो एस्प्रिन हो, चाहे डिस्प्रिन हो, चाहे नेप्रोक्सिन हो, ब्रूफेन हो, एनी ड्रग। ये सब दवाइयां जो है कभी कभी सीरियस पेन होता है, एकदम एक्यूट पेन है तो जरूर खानी चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है मेरा, पर यदि आप टॉलरेबल आपकी है कंडीशन तो टॉलरेट करिए, प्लीज मत खाइए। उसके साइड इफेक्ट सब वही साइड इफेक्ट हैं जो मैंने अभी बताया आपको। एक पेन किलर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो किडनी खराब जल्दी होती है, और लोगों को लंबे टाइम तक यदि पेन किलर खाएंगे तो आपकी किडनी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगी। जो भी फिर है आपको सबको रिजल्ट पहले तो पेन किलर खाइए, उसके बाद किडनी का डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो 4-5 और आपको दूसरा तकलीफ करेगा, फिर बोलेगा यार ये तो ठीक नहीं हो सकती है, अभी डायलिसिस करो, तो वो आपको मेरे ख्याल से जिंदा रहने से बजाय वो ज्यादा खतरनाक चीज है। अगली बार आपको ध्यान में विद डायलिसिस आप सब जानते हैं किस तरह से वो खाली अपन मरे हुए हैं, जितना मतलब वी आर डाइंग मोर लिविंग लेस, ये हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम रहे हैं जिंदे कम है, वो हालत हो जाएगी। तो आप पेन किलर से बचिए। दूसरा जो अपने जो खून बनाने वाली जो मशीन है शरीर में, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो ये पेन किलर जो है इवन ए सिंगल डोज, एक डोज आप खाएंगे कोई भी दर्द की गोली की, दर्द कम करने की गोली की, तो आपका बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है। मैंने बहुत पेशेंट में देखा है, सिंगल टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल उससे लिवर फेलियर हुआ है, बोन मैरो डिप्रेशन हुआ है, ये केसेस रिपोर्टेड हैं। तो आप ये खाली अपने को आई ओपनर्स हैं, आप ध्यान रखिए कि दीज आर दी, मतलब ये भी हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे अपन, क्या एक प्लेज लेंगे, क्या एक तरीके की प्रतिज्ञा करेंगे कि छोटी छोटी कंडीशन हो उसमें अपन अवॉइड करेंगे, चाहे उसका सेक कर लेंगे, मालिश कर लेंगे, गर्म ठंडा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट नहीं खाएंगे। ये प्लेज करके जाना आप यहां से। एक क्रॉनिक दवाई की ब्लड प्रेशर है तो गोली तो खाना ही पड़ेगा। हमको ये भी पता नहीं कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे बनाया मैंने, आप देखिए कि एक नीचे वाली लाइन आप पढ़ेंगे JNC 8, ये हमारी एक सोसाइटी है, ये एक फंडामेंटली हमको आइडिया बताती है कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। जो 18 साल के ऊपर हैं उनका ब्लड प्रेशर 140 है ऊपर का सिस्टोलिक, 18 साल से 50 साल तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ±5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। और नीचे वाला जो है इट शुड बी अराउंड 80 और 85 में भी लेस देन दैट। तो ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन। और जो 50 साल के ऊपर लोग हैं यदि वो अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसका आप देखिए 150 ±5 मतलब 155 भी चलेगा, 160 भी चलेगा। और नीचे वाला जो है हमेशा 100 के नीचे चाहिए अपने को, 90-95 चलेगा। हमको क्या होता है कि ये जो हमारी सोसाइटीज है, जो यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन सोसाइटी हो चाहे ये JNC हो, ये क्या करती है कि पिछले कुछ सालों में इनकी एक मेंटेलिटी हो गई है जो मैं रोज देख रहा हूँ। आज से मैं जब 40-45 साल पहले प्रैक्टिस करता था, हमारे पास जो गाइडलाइंस थे उस समय WHO की गाइडलाइंस हम मानते थे, वो ये थी कि 100+ एज, तो मान लो मेरी एज 60 साल है तो 60 + 100 मतलब 160 मेरे लिए नॉर्मल है, बराबर है। और नीचे वाला प्रेशर 100 के नीचे, दैट वाज ओके। उसके बाद में जैसे जैसे पता लगा लोगों को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको एंटीबायोटिक से लाभ नहीं कमाना है, उनको दूसरी दवाइयों से नहीं, ऐसी दवाइयों से कमाना है कि जो हमेशा ले। एक बड़ी कंपनी थी एबॉट करके कंपनी, अभी भी है वो, एबॉट कंपनी का जो डायरेक्टर था जब रिटायर हुआ तो उसने एक अपने रिटायरमेंट एड्रेस में ये बात कही, बहुत खतरनाक बात कही, आप सुनिए। उसने ये कहा कि आज मैं, मेरी सपना ये है, मेरा विजन ये है लाइफ में कि नॉर्मल आदमी दवाई खावे, ऐसा कुछ अपनी कंपनी पढ़नी चाहिए। मतलब अनहेल्दी आदमी नहीं खाना है, हेल्दी आदमी दवाई खावे, ऐसा मुझे कुछ करना है। तो आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि वो उनके जो गुर्गे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के, वो सारे के सारे इन सोसाइटीज के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं उसको कम करते जाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल, जो रेफरेंस रेंज था वो 250 से लेकर 300 तक था।
उसको बाद में अभी के सालों में पिछले 2020 के अंदर हमको पता लगा कि ये 200 हो गया है, और अभी मेरे को पता लगा 22-23 के अंदर ये पता लगा कि ये 150 हो गया है। मतलब क्या हो गया कि इतने सारे लोग जो हैं वो उस दवाई खाना पड़ेगी उनको, तो उनका दवाइयों को फार्मास्यूटिकल कंपनी को कितना मजा आ गया बताइए मुझे। तो ये जो फंडामेंटल है इनके वो क्लियर है कि नॉर्मल आदमी दवाई खाना चाहिए, तो आप उनके जांच में मत आइए। अब इसके लिए क्या करें अपन, मान लो आप लोग को हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो गया, तो आउटसाइड मेडिकल सेटिंग आप इसको मॉनिटर करिए, आप सीखिए, प्लीज मॉनिटर करना सीखिए कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। हर 10 दिन, महीना, 2 महीना में चेक करिए आप। उसका कोई सिम्टम ज्यादा करके नहीं होता है, 90% ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम होता ही नहीं है। खाली 10% लोगों में क्या होता है, कभी चक्कर आ गया, कभी सिर दुख गया, कभी वजन भारी हो गया, कभी पसीना आ गया, कभी सडनली वीकनेस लग गया, तो ये उसके अंदर होता है। तो ब्लड प्रेशर अपन को क्या करेंगे अपन कि एक मशीन अपन रखेंगे घर में, चेक करेंगे, उसको सीख जाएंगे किस तरह से चेक करते हैं, खुद मॉनिटर करेंगे। तो डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी वाइट जब डॉक्टर के पास जाता है तो ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है एंग्जाइटी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर का मेन कारण क्या है, नर्वस सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है, हार्मोनल सिस्टम। तो ये दोनों जब प्ले कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज होगा, हार्मोनल कैसे सिस्टम होगा, अपने यहाँ से मतलब योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे हो जाएगा। बराबर। एक लाइन और मैं बता के, यहाँ पे बीच में आई है बात, तो मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि मेडिसिन और मेडिटेशन ये दो शब्द जो हैं कॉमन लैंग्वेज से आए हैं। इंडो ईरानियन एक लैंग्वेज है, उसमें से ये शब्द निकला है। मेडिसिन जो है उसका मतलब अपन दवाई कर रहे हैं, और उसका मीनिंग आप जानेंगे। मेडिटेशन और मेडिसिन ये दोनों एक ही शब्द है, दे आर सिनोनिम, एक ही जगह से निकला, मतलब उनका रूट कॉज एक ही है शब्द का। जैसे डॉक्टर है, उसका मीनिंग क्या होता है सर, आप में से काफी लोग जानते नहीं होंगे, मैं आपको डॉक्टर का शब्द बताता हूँ कि मैं डॉक्टर कैसा हूँ। तो आप किसी को डॉक्टर बोलते हैं, पीएचडी की डिग्री को छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, एमबीबीएस करके जो डॉक्टर बना है, उस डॉक्टर का मतलब होता है, लैटिन वर्ड जो है जो हमारे हिपोक्रेटिस ने दिया था कि डॉक्टर वो है कि जो जब उसके पास पेशेंट आए तो वो उसका अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करे, फियरलेस बनाए। पर क्या आज ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे? शायद ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि फियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंट बनाने के लिए फियर बहुत है। एक फियर डाला और पेशेंट हो गया, वो आदमी था नॉर्मल, आया जब एकदम फियर डाला, उसके अंदर डर डाला, वो बीमार हो गया, पेशेंट हो गया। तो मेडिटेशन का और मेडिसिन का जो शब्द बता रहा था मैं, एक ही शब्द है। तो अपन यही क्यों नहीं करें, थॉटफुल एक्शन टू एस्टेब्लिश ऑर्डर। उसका मीनिंग क्या है, थॉटफुल एक्शन टू एस्टेब्लिश ऑर्डर, मतलब किसी चीज को बराबर करना, इक्विलिब्रियम पे लाना, उसको बराबर लेवल पे लाना। जैसे पेंडुलम घूमता है, पता है अपने को, थोड़ा कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, बैलेंस में रहेगा तो ठीक है। तो उसी तरह से आपको मेडिसिन को सोचिए कि मेडिटेशन से ठीक हो सकता है, पर मेडिसिन की जरूरत नहीं है अपने को। तो ये एक बात हो गया। ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉजेज हैं, उस पर मैं आज डिटेल में बात नहीं करूंगा, ये सब्जेक्ट नहीं अपना। मैंने दवाई की बात की थी आपसे। अब एक और बीमारी बड़ी खतरनाक है, जो कि खतरनाक है ही नहीं, अपन ने बना ली उसको, अपन ने अपने शरीर को चिपका लिया उसको। उसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज जो है उसका मेन कारण जो है, डायबिटीज टाइप 1 छोड़ दीजिए, वो 2-3-4% लोगों में होता है, जो बच्चों में होता है, और उसमें इंसुलिन नाम की चीज होती नहीं हार्मोन की। बट जो दूसरे हैं 90%, जो दूसरे लोग हैं 95%, उनके अंदर एक बीमारी होती है, उसके अंदर इंसुलिन ज्यादा होता है और ब्लड ग्लूकोज भी ज्यादा होता है। नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज एक आदमी का होता है लेवल के ऊपर 100 से 120-25 तक, ठीक है। अब गिनिए कितना होता है ये, आप सोचिए 100 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा ब्लड जो है अपने शरीर में 5 लीटर है। 100 मिलीग्राम नॉर्मल उसको बोलते हैं, 100 मिलीग्राम पर 100 ml, इसका मतलब 5 ग्राम शरीर में अपन को ग्लूकोज मांगता है। कितना चाहिए? 1 चम्मच। और अपन कितना खाते हैं सुनिए, सोच लीजिए, पहले दिमाग में डालिए कि हमको नॉर्मल, हम बोलते हैं कि 200 हो गया, 400 हो गया, 300 हो गया, बट उसकी कोई बात नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा एक घूंट पानी पीऊं। थोड़ी बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, योगेश है नहीं, मैं योगेश को थोड़ा चलेगा 2 मिनट और चलेगा।
क्या रहता है कि थोड़ा जब बात ज्यादा लंबी होती है तो ऑडियंस थोड़ा सा उबासी लेने लग जाती है, तो मैं थोड़ा उसको टॉक को थोड़ा थोड़ा सा, ये लोगों के मतलब की बात है। नहीं ऐसा है ना कि, पर तो भी आपको पूछेंगे तो ठीक रहेगा। क्या रहता है कि अपन ने बात की थी डायबिटीज की बीमारी की, तो हम जो ब्लड शुगर है उसको जानते नहीं है कि ब्लड शुगर अपने को, ये ग्लूकोज आता कहाँ से है। ग्लूकोज अपना शरीर बनाता नहीं है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ही है। यदि अपन प्लांट्स होते, मतलब पेड़ पौधे होते तो कितना अच्छा होता। अपन समुद्र के किनारे खड़े हो जाते, सूरज की रोशनी आती, पानी भी नीचे था, जमीन भी थी, और फोटोसिंथेसिस से अपने ग्लूकोज बना लेते। हमको ना तो झगड़ा करना पड़ता, ना पॉल्यूशन होता, ना लफड़ा होता, ना कुछ और होता। पर अनफॉर्चुनेटली भगवान ने क्या किया कि अपने को ये शक्ति दी नहीं है। ये शक्ति सिर्फ प्लांट में दी है। और देखो प्लांट में देने से सारी जो एनर्जी दुनिया की है वो सारी प्लांट्स में चली गई। अपने पास थोड़ी सी एनर्जी रह गई है, अपने पावर सिर्फ 2-3 वोल्ट की है, अपनी बैटरी बहुत छोटी है, और जो प्लांट्स हैं उनकी बैटरी बहुत बड़ी है। तो एक मैं ये भी जाते जाते बात बताता हूँ कि आप कोई मिसलेनियस काम दूसरा करते हैं तो ये भी करना कि प्लांट जो है उनके पास आप जाके कभी भी टाइम मिले आपको तो उसके पास बैठना, उनको रेवर करना, उनकी पूजा करना, उनको आलिंगन करना, और बहुत बीमारियां उससे ठीक होती है। ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट थे, वही लंदन में थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। मैं जैसे उसको पढ़ा तो आई वाज अम्यूज्ड, मुझे एकदम बड़ा दिमाग में लगा। मैंने कहा ये क्या बात है, मैं आज तक जानता ही नहीं था इस बात को कि पेड़ जो होते हैं उसके बच्चे को क्या हुआ, एक बीमारी हो गई फाइब्रोमाइल्जिया, जो इतनी क्रॉनिक थी कि वो फुटबॉल खेलने वाला बच्चा था 17-18 साल का। उसके बच्चे के फादर मदर दोनों डॉक्टर थे, और उन्होंने सब ट्राई कर लिया, सब अल्टरनेट मेडिसिन ले ली, उल्टा सुल्टा सब कर लिया। वो बच्चा जो है बीमार होता ही गया, बढ़ता ही गया। वो उसको धीरे धीरे डिस्टोनिया हो गया, मतलब खड़ा नहीं हो सकता था, फिर वो लेटा लेटा ही रहता था। तो एक कोई उसका फ्रेंड उसके बाद आया, उसने कहा कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और मेरी जनरेशन से हमारे खेत में कुछ पेड़ हैं, हम जब खेत में काम करने जाते हैं तो हम उस पेड़ को पूजा करके जाते हैं, उसको लपेट के जाते हैं, हम उसको आलिंगन करते हैं, फिर जाते हैं, एम्ब्रेस करके जाते हैं। तो क्या होता है कि जिस दिन हम नहीं जाते हैं तो हम जैसे थकते हैं तो मुझे पता लग जाता है हमको कि हमने आज पेड़ को पूजा नहीं किया, हमने उसको एम्ब्रेस नहीं किया है। तो ये बात उसने अपने दोस्त को बताई है। तो डॉक्टर ने तो विश्वास किया नहीं, कि बेवकूफ की बात मुझे मत बता, आई एम ए साइंटिस्ट सो डोंट टॉक लाइक दिस। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं मानने को तैयार हूँ, मैंने सब कर लिया है, ठीक नहीं हो रहा है ये दवाइयों से हमारी, तो हम इसको पेड़ पे करेंगे। तो वो उनको एक फार्म हाउस में ले जाते हैं, और वो बच्चा जो है पेड़ पे रोज लिपटता है, उसकी पूजा करता है। बहुत एक्चुअली समझ लीजिए कि वो बहुत मतलब फेथ से करता है, इतना श्रद्धा से करता है कि हफ्ता 10 दिन में थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, और 3 महीने में वो कंप्लीटली चलना को चालू हो जाता है। ये उस डॉक्टर का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था सिल्वर स्टोन, और किताब ने लिखी थी, उसने जो किताब लिखी थी उसके अंदर ये डिटेल में अपने बच्चे की हिस्ट्री की, उसने कहा मैंने इसीलिए किताब लिखी है कि पब्लिक को पता लगे कि पेड़ के अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये मैं आपको और बता रहा हूँ कि पेड़ जो है ग्लूकोज खुद बनाते हैं, अपन नहीं बनाते हैं। तो अपन कहाँ से लेंगे, पेड़ों से लेंगे और जानवरों से खाएंगे, जानवर भी खुद नहीं बना सकते। तो ये जो ग्लूकोज है अपने को शरीर में जब जाता है तो 2 काम करता है, अपने को एनर्जी देता है पहली बात, दूसरा यदि ज्यादा है तो नुकसान करता है। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज नुकसान करता है और नॉर्मल लेवल में अपने को एनर्जी देता है। पर उसके बाद में क्या हो गया कि अपने शरीर में एक हार्मोन बनता है। भगवान ने किया कि अपने को हमेशा बचाना चाहता है। वो अंदर जो बैठा माइंड बैठा है अंदर अपने, मैं इस सब पे भी थोड़ा सा एक बात करूंगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। माइंड क्या है, मैं ये भी बात आपको आज बताना चाहता हूँ कि सब जने माइंड को कहाँ जानते हैं, माइंड अपने शरीर में किधर है। माइंड जो है इट इज नॉट हियर, यहाँ पे ब्रेन है, ऑर्गन है। अपने जितनी कोशिकाएं हैं 100 खरब कोशिकाएं हैं, हर एक के अंदर माइंड है। माइंड को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जिस चीज से अपन अवेयर होते हैं, अवेयरनेस को अवेयर करने वाले को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सब जने, तो कान के थ्रू जा रही है, आपका सेंस ऑर्गन कान है, वो रिसीव कर रहा है उन वाइब्रेशंस को, उन ध्वनिक तरंगों को, और वो जाके कान में जा रही है। तो कान कैसे सुन रहा है उसको, कान को सुनने के लिए कौन सा कान है,
वो माइंड है। मतलब जो अंदर बैठा भगवान है वो अपन को सुनता है। आज अपन देख रहे हैं तो आंख देखने के लिए खाली एक मतलब जो फोटोन्स जो आपके शरीर से निकलते हैं वो मेरे आंख के पर्दे के ऊपर गिरते हैं और वो रिवर्स इमेज मेरे ब्रेन के अंदर देते हैं, उससे मैं परसीव करता हूं कि भाई ये आदमी दिख रहा है मुझे। अब उसके बाद में यहां तक तो हो गया, बट पूरा देखने के लिए उस आंख को कौन देख रहा है? आंख को देखने वाली आंख जो है वो कॉन्शियसनेस है। समझ गए मेरी बात आप? तो अपने को ये जो सिल्वर स्टोन ने बात यही कही थी कि ये पेड़ जो है उसको यदि लिपट जाएंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो अपने शरीर में एकाकार हो जाएगी, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज है कि जो कुछ नहीं लेता है, देता ही देता है। अच्छा है हरा भरा तो छांव देता है, फल देता है, पत्तियां देता है, फूल देता है, सब कुछ देता है, और जब खत्म हो जाता है वो तो अपनी लकड़ी भी अपने को देता है। मतलब जो डोनेशन का उसका पार्ट है, समझ लीजिए कि दैट इज दी मतलब सबसे बड़ा स्पिरिचुअल यदि कोई चीज है प्राणी दुनिया में है कोई तो वो है पेड़। अपन इतने नहीं है। हमारे एक बड़े डॉक्टर साहब थे, वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करते थे हमेशा। वो बोलते थे कि स्पिरिचुअल कौन है कि जो ही कैन शेयर एंड हु कैन केयर। और उसके साथ में वो एक जोड़ते थे बात अच्छी कि शेयर एंड केयर करने का मतलब क्या रहता है। शेयर का मतलब कि जो भी कुछ मेरा है वो सब हमारा है, और केयर करने का मतलब क्या है? सर्विस करना। पेड़ सब करता है और हम क्या करते हैं कि मैं हम तो कोई है ही नहीं। तो मैं होते ही आई फॉर इलनेस एंड डब्ल्यू फॉर वेलनेस। ठीक है, तो जैसे आप सबको अपना समझेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप सबको स्वस्थ कर देंगे, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरे भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे मैं डायबिटीज की बात में आपको एक छोटा सा बता था किस्सा कि जो भी दवाइयां डायबिटीज की है, मैंने दवाइयां लेके आया हूं मैं लिस्ट एक, जो आप में से काफी लोग खाते होंगे दवा। आपको सबको मेन जो कारण है डायबिटीज का, प्योरली नंबर 1 इज स्ट्रेस। हेरिडिटरी बहुत कम लोगों में होती है। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि हेरिडिटरी से कोई बीमारी हो रही है। जेनेटिक्स, आप आज स्वामी जी ने बात की जेनेटिक्स में का लफड़ा हो रहा है, ये बिल्कुल राइट बात है कि जेनेटिक्स नाम की हम हमारे अंदर अभी साइंस ने और रिसर्च कर ली है, ये पता लगा लिया कि देयर इज एपिजीनोम, मतलब जेनेटिक्स से ऊपर भी एक है एपिजेनेटिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा? वातावरण जो है वो अपने जीन्स को मॉडिफाई करता है। जब जीन्स का कोई लेना देना नहीं है तो क्यों चिंता करने की है कि भाई मेरे माँ बाप को डायबिटीज था तो मुझे भी होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी लाइफस्टाइल आपके हाथ में है, आप रहिए अच्छे। डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि आपको किसी पापा को डायबिटीज है, आपको भी नहीं, इसके बाद एक लास्ट में आप एक आधा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसके लिए मुझे जो पता है वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे जो पता है मैं बता दूंगा। देखिए, मैं डायबिटीज की दवाइयां जो भी खा रहे हैं, कॉमन 5 दवाइयां हैं, सब जनाब उसी को घुमा फिर के देने वाले हैं। सबसे लास्ट में तो इंसुलिन हार्मोन खुद है, पर वो तो कारण है बीमारी का। ज्यादा इंसुलिन होना इज द कॉज ऑफ डायबिटीज, तो उसको तो हटा दीजिए। एक दवाई जो सबसे ज्यादा कॉमन सब लोग खाते हैं उसका नाम है मेटफॉर्मिन। उसके बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पर मेन दवाई है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है ये क्या करती है? इंसुलिन सेंसिटाइजर है। मतलब जो इंसुलिन अपने शरीर में है वो बराबर काम करे उसको वो करती है। मतलब इंसुलिन सेंसिटाइजर का मतलब ये है कि 10 रुपए के इंसुलिन को वो 100 रुपए की बना देती है। बराबर है? ये दवाई तो फिर भी चलेगी, पर इसके साइड इफेक्ट में क्या है? एक तो वेट लॉस, वजन काफी कम हो जाएगा इससे, मतलब मांसपेशियां कम हो जाएगी, लैक्टोएसिडोसिस हो जाएगा, ये एक खतरनाक तकलीफ है उसकी। दूसरी दवाई जो है उसका नाम है सल्फोनाइल यूरिया, वो ग्रुप है। तो मैं शायद यहाँ पे आ गई होगी, नहीं आई, चलो दूसरी है सल्फोनाइल यूरिया। जैसे ग्लिबिप्राइड है, ग्लाइबेन क्लाइमेट है, बहुत सारे खाते होंगे तो आपको याद थोड़ा रहेगा, नाम तो याद रखना। ये दवाइयां इंसुलिन बढ़ाती है, तो जैसे इंसुलिन बढ़ेगा डायबिटीज बढ़ता जाएगा और डॉक्टर को मजा आ जाएंगे। बराबर है? दवाई कभी बंद ही नहीं होगी जब तक दवाई खाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? पहले खाएंगे 1 मिलीग्राम, फिर 2, फिर 5, फिर खाते जाओ, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, ऐसे चलती जाएगी। तो आप जब ग्लिमिप्राइड नाम की दवाई खाएं तो दिमाग में रख लेना कि ये दवाई कभी जिंदगी में बंद नहीं होगी। और डॉक्टर सच बोलते हैं, क्या डॉक्टर बेचारा सच बोल रहा था, यार कभी बंद नहीं होगी, जिंदगी भर खानी है। क्यों बंद नहीं होगी? बिकॉज हम ठीक करना ही नहीं चाहते हैं उसको, हम उसको बता ही नहीं रहे हैं कि गलत कहां हो रहा है। उसके बाद आती है एक दूसरी दवाई जो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम है SGLT इनहिबिटर्स। ये दवाई
बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दवाई है, अभी रिसेंटली बनी है, पिछले 15-20 साल पहले। इसका नाम भी बड़ा डिफिकल्ट है, डेफाग्लाइफ्लोजिन, मेरे को भी पढ़ने को नहीं आता है, और जब मैं दवाई को देखता हूं उसको तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये दवाई क्या करती है कि जो ग्लूकोज अपने शरीर में है वो निकलेगा कहाँ, वो इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन उस ग्लूकोज को ले जाके फैट में कन्वर्ट करती है। ये क्या करेगी इस कंडीशन के अंदर, डेफाग्लोजिन जब गोली खाएंगे ये SGLT2 नंबर की, ये क्या करेगी उसको ले जाके किडनी में ले जाएगी और वहां से निकलेगी किडनी से। तो मतलब जब भी वहां से निकालेगी, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इतना खतरनाक है, वो जैसे ही किडनी में जाएगा एक्स्ट्रा तो किडनी को खराब करेगा। ठीक है, तो ये रीनल फेलियर हो जाएंगे, ये तकलीफ वाली दवाई है। उसके बाद है DPP-4, इन दवाइयों का नाम है सीटाग्लिप्टिन, टीनाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ऐसे नाम की दवाई है। तो ये दवाई है जहां कहीं भी ग्लूकोज पड़ा है, ये दवाइयां उस ग्लूकोज को पकड़ लेती है और खून में नहीं जाने देती है, और उससे क्या हो जाएंगे कि आपके अंदर शरीर में जो है दूसरे इफेक्ट जबरदस्त हो जाएंगे। बिकॉज ग्लूकोज जो है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपने शरीर में क्या करता है, जहां कहीं भी प्रोटीन है उससे बाइंड हो जाता है। आप एक टेस्ट के बारे में सुना होगा, HbA1c, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट जो क्यों करते हैं अपन, कि 3 महीने के एवरेज ग्लूकोज देखना है आपने को, वो तो देखना ही है, पर जब ग्लूकोज की मात्रा एक्स्ट्रा हो जाती है, 120, 30, 40 हो जाती है, कंटिन्यूस चलती है, तो ये क्या करती है कि जो ग्लूकोज है, जैसे अपन चाशनी बनाते हैं ना, पानी के अंदर शक्कर डालते जाते हैं, तो पहले 1 तार की बनती है, फिर 2 तार की बनती है, फिर 4 तार की बनती है, तो जितनी जाड़ी बनती है वो उतनी थिक होती है, और वही हालत अपने ब्लड की होती है। मोर द ग्लूकोज मोर थिक योर ब्लड। और ये जो उसके ऊपर कोटिंग होता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, उसको हम नापते हैं, उसको हम बोलते हैं HbA1c। क्या होता है कि हर 3 महीने में ये हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड नया बनता है, तो उस समय अपन ये बताते हैं कि इस टाइम तक इतनी बड़ी हुई ग्लूकोज थी, तो ये अपने को बताती है। पर ये खाली यही नहीं बताती है, ये बताती है यदि आपका 5.7 से ज्यादा है हीमोग्लोबिन, ये HbA1c, तो आप समझ लीजिए कि आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट होता जाएगा। आप समझ रहे बात मेरी? जैसे इस साल आप अभी जो है 82 साल के हैं, या 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, अगले साल आपको कितना साल का होना चाहिए, 41 साल का। पर ये यदि HbA1c आपका 5 के ऊपर है, 6 के ऊपर है, 7 के ऊपर है, तो क्या हो जाएंगे, आप 2 साल बढ़ जाएंगे, आप 41 के नहीं होंगे, सीधे 43 के होंगे, और उससे भी ज्यादा बड़ा होगा तो आप 45 के हो जाएंगे। मतलब आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो जल्दी हो जाएगी, यू विल एज फास्ट। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपको बताता है कि आपकी एजिंग कैसे रेट से हो रही है। मोर द हीमोग्लोबिन HbA1c, मोर यू आर एजिंग फास्ट। तो आपको क्या करना है, सोच लीजिए आप। उसके बाद एक और दवाई है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। अपन तो खाना खा रहे हैं इसलिए कि वो शरीर में लगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला दूध पी लो, बादाम खा लो, चॉकलेट खा लो, फलाना खा लो, शरीर में कुछ लगने वाला नहीं है। एक दवाई ऐसा ही काम करती है, आप खा लीजिए, आप कुछ भी खा लीजिए। ये अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर करके एक दवाई है, एकार्बोज और वोगलीबोज। ये कॉमनली खाने के बीच में देते हैं कि खाना जब खाने के बैठो तो थोड़ा खा लो, फिर वो गोली खा लेना। एक अजीब व गरीब टाइप की सिचुएशन है ना। मैं सोचता हूँ कि ये क्यों करना चाहिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला, कि जब खाना खाने बैठ रहे हैं तो पहले गोली बीच में रखो, 2 रोटी खाई, फिर 1 गोली खाओ, फिर खाना खाओ। ये क्या, ये सही तरीका है क्या? तो वोगलीबोज नाम की जो दवाई वो क्या करती है कि खाना जब अपन ने खाया है तो जो भी ग्लूकोज उसमें से आया है, या चाहे फैट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, या चाहे तो प्रोटीन से आपको कुछ मिलेगा, उनको एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देगी वो। मतलब क्या होगा कि आप माल एब्जॉर्प्शन में चले जाएंगे, आपकी इंटेस्टाइन जो है, जो काम करने वाली है, वो करेगी नहीं। तो ये दवाई खाने से पहले सोचना कि ये दवाई मुझे जो मैं खा रहा हूं मेरे शरीर के लगने वाली नहीं है। मतलब ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही नहीं, दूसरी चीज भी नहीं खा सकोगे आप। ठीक है, ये इन ऑल ये मैंने सब आज आपको बताई है। हालांकि इतना खतरनाक बात नहीं है, अपन को इतना डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बी अवेयर, अपने को इसके बारे में जानकारी और जागरूक जरूर होना चाहिए। आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि जब एक दवाई कोई खाएं आप, तो जिस डॉक्टर ने लिखी है उससे आप इंटेलिजेंटली क्वेश्चन करिए कि व्हाई शुड आई ईट होल लाइफ। पहली बात तो मैं नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो इसके साइड इफेक्ट मुझे बताइए, आई कैन मैनेज इट, मैं दूसरे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। और क्योंकि आज आप सब इस प्रांगण में बैठे हैं तो मुझे, मेरा भी ये सौभाग्य है कि ये यहाँ के जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, यहाँ के ट्रस्टीज हैं, वो मेरे पे बहुत स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं,
मैं सौभाग्यशाली हूँ, खुद अपने आप को समझता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि यदि इस प्रांगण में ऐसे ही आ जाएं, कुछ नहीं करें, खाली घूम के चले जाएंगे, तो मुझे लगता है इसकी हवा के अंदर वो पॉजिटिविटी है। और यदि आप 10 दिन के लिए रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपन रिग्रेट कभी नहीं करेंगे जिंदगी में कि ये मेरा डिसीजन राइट नहीं था। तो ये आज ये विचार दिन में लेके जाइए कि लेट नेचर बी योर हीलर, नॉट ड्रग्स। ड्रग्स आपकी हीलर नहीं है, ये मैं आपको बता। और डॉक्टर क्या करता है, यदि अच्छा डॉक्टर है तो वो सिर्फ एब्यूज करेगा आपको, नेचर विल हील। हमारा एक वोल्टेयर करके बड़े साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि इट इज नेचर विच हील्स, डॉक्टर एम्यूजेज ओनली, मतलब वो हंसी खुशी करता है खाली, तो अपन को खाली गप्पे मारना उससे और ऐसी बात करनी है। तो मेरा आज आपसे गुजारिश है, और बहुत सिंसियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को आज 50, 55, 60 साल हो गए प्रैक्टिस, 50 साल तो हो ही गया, मुझे ज़्यादा ही हो गए हैं। 74 में मैंने प्रैक्टिस मुंबई में चालू की थी, तो आज 50 साल हो गए, मुझे लगता है ज़्यादा ही हुए हैं। उसकी मैं पूरा का पूरा आपको एक फीडबैक दे सकता हूँ कि दवाई ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। यदि इमरजेंसी है तो खाइए, और नहीं है तो हर छोटी मोटी चीज के लिए, और खाते हैं तो 1-2 दिन में उसको प्लीज शरीर से निकाल दीजिए, और ऐसा कोशिश करिए कि डिटॉक्सिफाई हो जाए। बहुत आपने ध्यान से सुना, और आपका जो स्नेह है और आपने जिस ध्यान से मुझे सुना उसके लिए आपको बहुत मेरा धन्यवाद है। और मान लो आप दूसरा क्या कि मेरी भाषा भी इतनी